हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2 क्लासें हो चुकी थी और आइए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारी आज तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास जो 2 हुई थी इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो क्लासें हुई थी इसमें हम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम बल क्या होता है, इसको सदिश रूप में किस तरह से लिखा जाता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो आइए फिर से एक बार अपन कूलाम नियम को लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो हमने कूलाम नियम पढ़ा था, मान लिया 2 आवेश थे अपने पास, प्लस Q आवेश और Q1 आवेश, और इससे R दूरी पर मान लो प्लस Q2 आवेश पड़ा हुआ है। तो 2 आवेश जब एक दूसरे से R दूरी पर पड़े हुए हैं तो ये दोनों जो समान प्रकृति के हैं, इस वजह से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी इनमें जो होता है प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है कि इनके ऊपर बल लगता है, वो बल प्रतिकर्षण बल का काम कर रहा है। इधर मान लो F बल लग रहा है, अब जितना बल इस पर लगता है उतना ही बल इस पर लगता है, दोनों पर समान बल काम करता है। इस लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी को कूलाम नियम कहा जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में कूलाम नियम को पढ़ा था। अब देखना, कूलाम नियम को पढ़ने के बाद हमने इसके सदिश रूप को भी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसका सदिश रूप क्या था, इसको सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है। तो सदिश रूप में लिखने के लिए देखो, बेसिकली आपको एक तो सदिश का फंडा पता होना चाहिए। सदिश कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर या ए सदिश लिखना है इस तरह से, तो ए सदिश को लिखना है तो इसको लिखने का तरीका होता है, 2 चीजें होती है। एक तो होता है परिमाण, ए सदिश का परिमाण इनटू इसकी दिशा, ये 2 चीजें आपको लिखनी होती है। ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए का परिमाण ये रहा, और ये इसकी दिशा, ये तो होता है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, और ये होता है डायरेक्शन, ये एकांक सदिश होता है जो कि डायरेक्शन को बताता है। एकांक सदिश है जो कि डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पर हमने एफ सदिश जो लिखा है ना, ये जो है सॉरी एफ बल जो बल लिखा है ये अदिश रूप में है। हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो हम इसको एफ वेक्टर लिखेंगे, तो ये सदिश रूप में हो गया। सदिश रूप में लिखा तो इसको लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। अब देखना, सदिश लिखने के लिए हमें किस नियम की पालना करनी होती है कि अगर किसी चीज़ की सदिश लिखना है तो हमें यहाँ पर एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो क्या ये चीज़ मैग्नीट्यूड को बता रही है, बिल्कुल बता रही है, लेकिन साथ के साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, उसकी दिशा भी बतानी होती है, तभी तो उसको सदिश बोल रहे हैं। तो इसकी दिशा बताने के लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर कैप। ये आर कैप क्या है, बल की दिशा में एकांक सदिश होता है जो दिशा को बताता है, यानी ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है, और ये मैग्नीट्यूड को यानी कि परिमाण को बता रहा है। ओके, परिमाण या मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो ये हमने एफ वेक्टर जो कूलाम बल जो है इसको सदिश रूप में लिख दिया। इसको लिखने का एक और तरीका भी था दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख रहे थे, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। ओके, तो इस तरह से हमने इसको भी लिखा था। तो कूलाम नियम को सदिश रूप में किस किस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये हमने सीखा था आखिरी क्लास में, और ये कैसे क्या हो रहा था सब कुछ लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में दोस्तों आज अपन थोड़ा कुछ नई बातें करेंगे। तो देखना दोस्तों, आज जो अपन बातें करने वाले इसमें क्या है, अपने पास 2 आवेश पड़े हुए हैं, Q1 आवेश और Q2 आवेश। Q1 और Q2 माना कि दोनों धनात्मक प्रकृति के हैं। अगर दोनों धनात्मक या चाहे तो दोनों को ऋणात्मक भी मान सकते हैं, पर कुल मिला के दोनों समान प्रकृति के हैं। अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। यानी प्लस Q आवेश है और माइनस Q आवेश है, या फिर माइनस Q आवेश है और प्लस Q आवेश है, तो ये विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा या अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। लेकिन मान लो प्लस Q आवेश है और माइनस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे, और माइनस Q आवेश एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। तो इनमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण यानी कि इनमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 आवेश रखे हैं, तो मान लिया कि ये दोनों जो आवेश हैं ये समान प्रकृति के, चाहे तो दोनों ही धनात्मक ले सकते हैं अपन, या फिर चाहे तो दोनों ही ऋणात्मक ले सकते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा तो इनको मैं धनात्मक मान लेता हूँ। अब 2 धनात्मक आवेश अगर पास पास रखे हैं तो जाहिर सी बात है को एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, और एक दूसरे से जब दूर भागेंगे तो इसका मतलब इनके बीच में कौन कौन फोर्स, कौन कौन बल काम कर रहा है जो इन दोनों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों के ऊपर बल काम करने वाला है। ओके, जो भी दोनों के ऊपर बल काम करेगा, चलो मैंने एक आवेश को Q1 बोल दिया और दूसरे आवेश को Q2 बोल दिया। मैं किसी और बिंदु पर बैठ करके इनको देख रहा हूँ। अब मैं सारी बातें सदिश रूप में करने वाला हूँ, तो मैं जिस बिंदु पर बैठा हूँ इसको मैं O बिंदु बोल देता हूँ। O बिंदु से मैं इन दोनों आवेशों को देख रहा हूँ। जब मैं O बिंदु से इस Q आवेश को देखता हूँ यहाँ पर, और इस O बिंदु से मैं Q2 आवेश को देखता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि हम जब 2 आवेशों को देख रहे हैं तो यहाँ पर इनकी स्थिति यहाँ इसकी स्थिति ऐसे और इसकी स्थिति ऐसे। तो जो Q1 की स्थिति है इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर बता देता हूँ मैं।
अच्छा, स्थिति सदिश क्या होता है? किसी बिंदु से हम किसी चीज वस्तु को, कण को, पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, आवेश को, तो एक सदिश रूप में उसको लिखा जाता है, उसको स्थिति सदिश कहते हैं। और स्थिति सदिश अपन कहाँ पर पढ़ते हैं? जहाँ पर अपन गति की कक्षा 11वीं में अपन गति की चर्चा करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर अपने को विस्थापन पढ़ना होता है, विस्थापन पढ़ करके या विस्थापन के आसपास ही आपको स्थिति सदिश के बारे में बताया जाता है। स्थिति सदिश पढ़कर आप विस्थापन को पढ़ोगे तो विस्थापन को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं O बिंदु से देख रहा हूं तो इसका स्थिति सदिश में R1 मान लेता हूं, और O बिंदु से मैं Q2 को देख रहा हूं तो इसका स्थिति सदिश में R2 मान लेता हूं। ओके, एक चीज देखना, अपन को पता है कि Q1 और Q2 एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, मतलब Q1 पर जो Q2 पर जो बल काम कर रहा होगा वो इस दिशा में होगा, इसको मैं F बल बोल दूंगा, और Q1 पर जो बल काम कर रहा होगा वो इस दिशा में होगा, इसको भी मैं F बोल देता हूं। देखो, ये जो बल है Q2 पर काम कर रहा है, ये बल जो Q2 पर काम कर रहा है, ये Q2 पर काम कर रहा है तो F2 लिखा। अब Q2 पर ये बल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इसके पास में Q1 चार्ज रखा होता। मान लो कल को मैं Q1 चार्ज को हटा लूं तो क्या Q2 चार्ज पर कोई बल लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा Q1 की वजह से, तो ये Q1 की वजह से बल लग रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूं F2 पर लगने वाला बल। तो Q2 पर लगने वाला बल F2 किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से, तो F21। तो इसको मैंने सदिश रूप में लिख दिया। सदिश रूप में क्या लिखा कि Q2 पर लगने वाला जो बल होगा इसको मैं क्या बोल दूंगा? F21। Q2 पर लगने वाला F2 किसकी वजह से? 1 की वजह से लगने वाला, तो F21। इस तरह से यहाँ पर जो बल लग रहा है इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूंगा, तो F1 क्योंकि Q1 पर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? Q2 की वजह से लग रहा है, तो F12 सदिश इसको बोल देंगे। तो यहाँ पर दो सदिश हमने बल सदिश लिख लिए हैं, एक सदिश हमने लिखा है F12 सदिश और दूसरा सदिश लिखा है F21 सदिश। ओके, अच्छा, इन दोनों के बीच का जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी मैं एक बना लेता हूँ इस तरह से। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको मैं सदिश रूप में व्यक्त करना चाह रहा हूं ऐसे। अब इस दूरी को मैंने F21 की डायरेक्शन में व्यक्त किया। आपको बदल रहा है, यहाँ पर मैंने तीर लगाया, इस तरह से अलग कलर से बना देते हैं इसको ताकि आपको नजर आए। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये इन दोनों के बीच की दूरी, इसको भी मैं एक इस तरह से सदिश रूप में लिखना चाहूंगा क्योंकि सारी बातें सदिशों की हो रही है। अब आपको पता है कि जो हरे तीर से मैंने बताया है इनके बीच की दूरी, इसकी डायरेक्शन कहाँ किधर है? इसकी डायरेक्शन उधर ही जिधर F21 की डायरेक्शन है, यानी इस वाले बल की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में इसको बताया मैंने। तो इस सदिश को मैं लिखूंगा R21 सदिश। इसको R21 क्यों लिखा? क्योंकि F21 की डायरेक्शन में था। अच्छा, यहां तक तो अपन समझ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा ध्यान दें तो अपन जब 11वीं कक्षा में थे तो हमने सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम पढ़ा था। जैसे मान लो ये A सदिश है और ये इसके ऊपर ये B सदिश है, और अब हमको कोई पूछ ले भैया A सदिश प्लस B सदिश मिलकर के हो जाता है अगर R सदिश, तो आप बताओ कि इस डायग्राम में वो R सदिश कैसे व्यक्त करेंगे? तो जाहिर सी बात है, इसको व्यक्त करने के लिए अपन त्रिभुज संयोजन के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बताता है नियम कि आप एक सदिश को ऐसा रख दो, उसके सिर के ऊपर जैसे A सदिश लिखा है, A सदिश के सिर से अगले वाले सदिश की पूंछ मिला लो। तो A के सिर पर आप देख सकते हो यहाँ पर B की पूंछ मिली है। फिर क्या करो, आपके दो सदिश आ चुके हैं, अब पहले वाले का जो पूंछ आपको नजर आ रही है उसकी पूंछ को दूसरे वाले के सिर से मिला दो। ओके, तो ये चीज क्या होगी, ये जो चीज होगी ये होगी A सदिश प्लस B सदिश, जो कि किसको बताती है? जो कि R सदिश को बताती है। तो ये चीज हो जाएगी R सदिश। अब अपन से कोई पूछे कि भैया जी आप जो है यहाँ पर इस A सदिश B सदिश बराबर R सदिश लिखा है, अच्छी बात है, आप इसको इधर उधर भेज सकते हो क्या? तो हम A सदिश बराबर क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं R सदिश माइनस B सदिश, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम होता है कि जहाँ पर दो सदिश जो होते हैं वो क्रमागत एक का सिर दूसरे की पूंछ, एक का सिर दूसरे की पूंछ, ऐसे सेट करो, और जो सदिश विपरीत दिशा में होगा वो परिणामी को बताएगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर A सदिश इस डायरेक्शन में, फिर B सदिश इसी डायरेक्शन में, अब इनके उल्टा चल करके आया R सदिश, तो ये परिणामी सदिश हो गया। तो ये परिणामी सदिश किसको बता रहा था कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसके परिमाण को बता रहा था ये। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर अपन जैसे लिखा है R1 सदिश और R2 सदिश और फिर लिखा है R21 सदिश, तो अपन इसको अगर त्रिभुज संयोजन नियम से देखें तो कैसे सेट हो रहा है? आप इसको त्रिभुज संयोजन के नियम से देखो तो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ऐसे बन रहा है R1 सदिश, ऐसे कहीं कहीं R1 सदिश बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है R21 सदिश, ऐसे R21 सदिश बन रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर, अब देखो ऐसे बन रहा है तो ये क्या है? इसको R2 सदिश बोला। तो ये क्या बन रहा है कि दो सदिशों को हमने एक का सिर दूसरे की पूंछ ऐसे सेट किया, तो तीसरा सदिश जो अपोजिट तरह से रखा हुआ था वो परिणामी को बताएगा। तो जो दूसरा सदिश होगा R2 सदिश, ये किसको बता रहा है? परिणामी को। इस तरह से बन जाएगा। अगर अपन चित्र के हिसाब से देखें, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से देखें तो ऐसा सेट हो जाएगा। अब अपन इसको लिखना चाहेंगे R21 को, तो R21 सदिश बराबर क्या हो जाएगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश, क्योंकि R1 को अपन इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो R21 को अपन क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। ये तो है समझने की बात। अपन इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देखना दोस्तों? डायरेक्ट इस तरीके से,
आप सीधी सी ट्रिक के जरिए इसको याद रख सकते हो। जैसे ये क्या लिखा है R21 सदिश यहाँ पर, तो R21 R सदिश सदिश यहाँ पर कितना लिखा है 2, तो ये लिख दिया 2, यहाँ पर कितना लिखा है 1, तो ये लिख दिया 1। इस तरह से त्रिभुज संयोजन के नियम से सेट कर रहे हो तो R2 माइनस R1, तो R21 सदिश क्या होता है R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ओके, पता है फर्जी ट्रिक है, लेकिन जो 12th के बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि आप जब 12th में आते हो तो 11th का बहुत सारा चीजें भूल चुके होते हो इस वजह से। ओके, आगे अपन देखते हैं। ये तो सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से सारा सेट हो रहा है। अच्छा, मैं बोलूं कि जो F21 की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को अपन इधर बोल रहे हैं, तो इस दिशा में मैं एकांक सदिश जो बोलना होगा इसको क्या बोलूंगा R21 एकांक सदिश। इसी तरह से इस डायरेक्शन में अगर मेरे को कोई एकांक सदिश बोलना होगा तो इसको मैं R21 एकांक सदिश बोलता। अगर ये सेम डायरेक्शन होती या अपोजिट डायरेक्शन, इसको मैं माइनस R21 एकांक सदिश बोल दूंगा। ओके, ये आगे जाकर के मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए पहले से बता दिया। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर अपने पास Q2 पर अपन बल देखना चाहते हैं। ये सारा यहाँ तक सेट करने के बाद अपन देखना चाहते हैं फोर्स ऑन Q2 चार्ज, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। देखो Q1 आवेश जो है इसकी वजह से Q2 पर बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? ये लग रहा है F21 बल। तो F21 बल कितना है? तो अपन लिखना चाहेंगे कि फोर्स ऑन Q2 चार्ज, Q2 आवेश पर लगने वाला बल किसकी वजह से? Q1 आवेश की वजह से। ये कितना है? F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, R जो अपन लेंगे ये क्या है? परिमाण को बताता है। तो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है इसको अपन R21 मान लेते हैं, परिमाण है ना। तो ये परिमाण है इस R21 वेक्टर का, R21। और इधर क्या लिखेंगे? एकांक सदिश। ये एकांक सदिश किस डायरेक्शन में लिखा जाएगा? F21 की डायरेक्शन में 21 कैप। इसको हमने लिख दिया F21 कैप। इस तरह से क्या हमने परिमाण लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। क्या दिशा लिख दी? बिल्कुल लिख दिया। इसके लिए इसका मतलब हमने इसको सदिश रूप में व्यक्त कर दिया। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। आगे अपन देखना चाह रहे हैं कि दूसरा वाला जो बल है, दूसरा वाला जो आवेश है इस पर कितना बल लग रहा है। तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। Q2 चार्ज की वजह से Q1 पर कितना बल लग रहा है उसको अपन देखना चाहते हैं। तो देखो Q1 पर लगने वाला बल कौन सा है? F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर था, R21 स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा? R इधर इस डायरेक्शन को क्या मानता? देखो इस डायरेक्शन को मैंने जो माना, इसका एकांक सदिश को क्या माना? R21 कैप बोला। तो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? R12 कैप बोलूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा R12 कैप बोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन थोड़ा ध्यान दें कि इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ? R21 कैप बोल रहा हूँ, और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ? R12 कैप बोल रहा हूँ। तो आपको पता चल रहा है कि ऊपर वाला जो 21 है, इस 21 का बिल्कुल उल्टा है 12। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, R21 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का R12 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का R कैप 21। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको सीधी सी बात ध्यान में रखनी है क्या, कि ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाले की डायरेक्शन, ये दिशा और ये दूसरा एक दिशा एक दूसरे की अपोजिट है। तो अगर मैं इस दिशा को R12 कैप बोलता हूं तो इसकी अपोजिट को क्या बोलूंगा? माइनस का R21 बोल दूंगा। ओके, तो अब अपन देखते हैं समीकरण ये जो बन रही है ना समय यहाँ पर, ये वाला, इस वाले में अपन देखते हैं F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। और यहाँ पर जो R12 कैप था, इस 12 कैप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस का 21 कैप लिख सकते हैं। अब ये माइनस आगे ले लेते हैं अपन, तो F12 वेक्टर बराबर माइनस आगे ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और ये R21 कैप। ओके, अब इसको मैं समीकरण 2 देता हूँ। अपन समीकरण 2 और समीकरण 1 की तुलना करते हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखो, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये चीज देखो, ओके, और इक्वेशन सेकंड के अंदर ये चीज देखो, क्या दोनों चीजें सेम है? तो अपन क्या लिख सकते हैं? F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिर्फ माइनस का फर्क आया, बाकी चीजें सेम थी। तो इसका मतलब दोनों पर लगने वाला ये चीज क्या बोलनी चाह रही है? ये समीकरण हमको ये बता रहा है कि दोनों जो आवेश इन पर लगने वाला जो बल है, F21 बल और F12 बल, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, यानी इन दोनों का परिमाण समान है। लेकिन ये बीच में माइनस लगा है, ये माइनस, यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है? कि दोनों की दिशाएं विपरीत है, दोनों की दिशाएं विपरीत है। दिख रहा है आपको? एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आपको ये तो पता चल रहा है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान है, इनकी दिशा विपरीत है। क्या ऐसा हमने 11th में भी कहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। 11th में कहाँ पढ़ा था? 11th में हमने पढ़ा था कि जहां पर अपन गति के नियम पढ़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम है ना, तो वहां पर आप गति का तीसरा नियम पढ़ते हो, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन वाला। तो क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो,
तो वो बॉडी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आप पर लगाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे आप चलते हो तो आप जमीन को धक्का देते हो, तो जितने फोर्स से आप जमीन को धक्का दे रहे हो, जमीन भी आपको उतने ही फोर्स से धक्का देती है, तो आप आगे खिसक जाते हो। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल पढ़ते हो नाव से उतरने का, ये वो है ना। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि ये जो कूलाम नियम है, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है। कूलाम का जो लॉ है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, तीसरे नियम की अनुपालना करता है। ये अपने को क्लियर हो रहा है, कहाँ से? इस समीकरण से क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो बच्चों को पूछने लायक डाउट होता है जनरली, कि यहाँ पर जो है ना, इसको मैंने क्या बोला, इसको R12 बोला, R12 का स्क्वायर नीचे लिखा था, और यहाँ पर भी मैंने जो दूसरी समीकरण इसमें भी R12 का स्क्वायर ही रख दिया, जबकि उनको R21 का रखना चाहिए था, तो फिर R12 क्यों रखा? तो देखना दोस्तों, ये चीज किसको बता रही है, जो मैं इस कलर से कर रहा हूं, ये चीज किसको बता रही है? ये चीज परिमाण को बता रही है। जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर की जो लंबाई होती है इस वेक्टर की, ये इसका परिमाण होती है। तो आप यहां से जो मैंने ग्रीन कलर से किया ना, इसको देख सकते हो, ये R21 वेक्टर। अगर मैं इधर की तरफ खींचता तो वो हो जाता R12 वेक्टर। अगर 12 वेक्टर होता है, 21 वेक्टर होता है, ओवरऑल उनकी लंबाई तो वही होती है ना, तो इस सदिश की लंबाई वही होती है, इनका मैग्नीट्यूड परिमाण समान होता है। तो R12 का और R21 का परिमाण समान होगा, इस वजह से मैं इनको सेम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर 12 लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर भी आप 12 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों का परिमाण समान होगा। ओके, यहाँ पर अपन इतना समझ गए कि न्यूटन की गति का तीसरे नियम की अनुपालना कूलाम के नियम में होती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अच्छा फैक्ट है, आपको याद रखनी चाहिए। जैसे जो आवेश होता है, आवेश चार्ज, और जो मास होता है द्रव्यमान और आवेश एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आवेश जो चार्ज होता है, चार्ज एंड मास एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डिफर होते हैं। क्यों होते हैं वो, इनमें क्या क्या अंतर होता है? तो देखो, आप चार्ज जो लिखते हो ना, तो चार्ज आपने क्या लिखा था, आपने चार्ज का ऐसा यूनिट लिखा था, चार्ज को अपन कूलाम से माप रहे हैं, तो आपको पता है कि करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ओके, इसी तरह से आपने कूलाम यहाँ से जो क्यों लिखा, वो क्या लिखा, I इंटू टी, और फिर इसी से आपने ऐसा यूनिट बना ली कि करंट को आप कैसे मापते हो, एम्पियर से, और फिर ये इसको टी को किस मापते हो, टाइम से, तो एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। तो ये चीज क्या है, कूलाम है। मतलब आपने ऐसा यूनिट बनाई या जो कुछ किया उसमें इसको डेराइव कर दिया ऐसा यूनिट में चार्ज को। लेकिन मास की बात की जाए तो मास जो होती है ना, ये मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान जो होता है मूलभूत राशि है। आप ये कैसे हो रहा है, आपने बोल दो कि किसी का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है तो है, क्यों है, क्या है, मास किससे बना होता है, इसको अपन जो है अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। जबकि जो चार्ज है इसको अपन डेराइव किए थे, इससे डेराइव किया था ना, तो इसका मतलब ये व्युत्पन्न है और ये फंडामेंटल यानी कि मूलभूत है। ओके, दूसरा देखना आप, दूसरा है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। आवेश जो होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, आवेश संरक्षण के नियम की हमेशा ही अनुपालना होती है। लेकिन ध्यान रखना, आप ये समझते हो कि द्रव्यमान संरक्षण की पालना होती है। आप जब आइंस्टीन का समीकरण पढ़ोगे E बराबर mc स्क्वायर, तो E बराबर mc स्क्वायर में अपन क्या पढ़ते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ये E का मतलब ऊर्जा है, M का मतलब द्रव्यमान है, और C जो है प्रकाश की चाल है। तो ऊर्जा को आप द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो। तो अपन जब आइंस्टीन जो नाभिकी पढ़ेंगे चैप्टर है अपना, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से मास को अपन ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने मास अपन कितने ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। तो अपन को पता चलेगा जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो गया, तो मास जो है ना वो कंजर्व नहीं रहा। वहां पर आप देखो कि मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो हमेशा फॉलो होगा। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे या और भी कोई ऐसी एक्टिविटी पढ़ोगे, कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से कोई मान लो अल्फा पार्टिकल निकल गया, सॉरी न्यूक्लियस में से मान लो न्यूट्रॉन निकल गए, या फिर इसमें से बीटा पार्टिकल्स निकल गए, तो भी आप देखना चार्ज कंजर्वेशन हमेशा ही अपन फॉलो करेंगे, ध्यान रखना है ना। तो चार्ज कंजर्व हमेशा फॉलो होता है, बट मास कंजर्वेशन ये फॉलो नहीं होता। देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो, मैं बोल दूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मैं बोल दूं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो भैया जी बोल दिया इसका चार्ज कितना है, 0, कुछ चार्ज नहीं, मतलब चार्ज 0 है। लेकिन अगर मैंने पार्टिकल बोला तो इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। मतलब आपने कण बोल दिया तो कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान जो होगा ये द्रव्यमान तो होगा लेकिन आवेश नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे आवेशहीन। आवेशहीन, तो आवेशहीन वस्तु संभव है, आवेशहीन वस्तु संभव है, यानी ऐसी वस्तु संभव है जिसके ऊपर आवेश ही नहीं हो, तो उसको आवेशहीन बोलेंगे। लेकिन ऐसी कोई वस्तु संभव नहीं है कि जो द्रव्यमानहीन हो, द्रव्यमानहीन हो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। मतलब आपने अगर किसी चीज की कल्पना की है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, लेकिन बिना आवेश की वस्तु हो सकती है। बिना आवेश की क्या है, उदासीन वस्तु हो जाएगी, ध्यान रखना ना। तो चार्ज लेस मास हो सकता है, लेकिन मास लेस चार्ज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, अच्छी बात बोल दी मैंने। इसके बाद देखना आगे अपन क्या बोलने वाले हैं। चार्ज जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन द्रव्यमान जो होता है ना
वो दो प्रकार का नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते इसका धनात्मक द्रव्यमान है, इसका ऋणात्मक द्रव्यमान, ऐसा नहीं। द्रव्यमान होता है तो धनात्मक ही होता है, ओके, ध्यान रखना। तो द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन आवेश ऋणात्मक होता है, ये भी इनमें अंतर है। फॉर अ मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीजेज वाइल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई रिलेटिव पार्टिकल से वो मूव कर रहे हैं तो उनका मास जो होता है वो वेरी कर सकता है, लेकिन चार्ज जो होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, चार्ज कभी बदलेगा नहीं। इसको मैंने चार्ज कंजर्व होता है, इस पॉइंट को लेकर के अच्छे से लास्ट क्लास में समझाया था। तो इस टॉपिक को मैंने पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो कम से कम 10 मिनट तक मैंने इसके ऊपर डिस्कस की थी, आप पिछली क्लास में देख सकते हो, ओके। इसके बाद देखना इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट जो करते हैं ना, तो उसमें जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन आपको कभी ये नहीं बता सकता कि आकर्षण जो हो रहा है ना, तो दो बॉडी है इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, लेकिन रिपल्शन आपको अच्छे से डिफाइन करके बताएगा कि जो दो वस्तु है इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, ओके। अगर दो वस्तुओं में प्रतिकर्षण होता है तो अपन आसानी से बता पाएंगे कि इन दोनों वस्तुओं का आवेश कौन सा है, लेकिन दो वस्तुओं में आकर्षण होता है तो अपन कभी नहीं बता सकते कि इनके ऊपर आवेश कौन सा है। देखना कैसे, मान लो अगर आकर्षण हुआ, मेरे पास एक बॉडी थी, इस पर प्लस चार्ज था, ये मेरी खुद की बॉडी थी, मेरे को नॉन थी, पता थी, लेकिन दूसरी बॉडी को मेरे को न्यूट्रल देके गया, न्यूट्रल बॉडी देकर के गया। अब न्यूट्रल बॉडी जैसे इसके पास लेके आया मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडक्शन, इंडक्शन होगा, और इंडक्शन के कारण यहाँ पर माइनस जनरेट होगा, यहाँ पर प्लस जनरेट होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण हो जाएगा। अब मेरे पास ए बॉडी ऐसी थी जिसका मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, और बी बॉडी मेरे पास कोई लेकर के आया, पूछा सर बताओ इसके अंदर चार्ज कौन सा है, तो मैं तो न्यूट्रल बॉडी थी, उसको पता था न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे इसके पास लेके आया, इंडक्शन की वजह से इसमें इधर माइनस जनरेट हुआ और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, अरे अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब तू जो बॉडी लेकर के आया है इस पर नेगेटिव चार्ज है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में थी न्यूट्रल थी, लेकिन इंडक्शन की वजह से इनमें ऐसा हो गया। तो अपन क्या करते हैं, अट्रैक्शन को देखकर अपन कभी नहीं बता सकते कि इसका नेचर ऑफ चार्ज कौन सा है। लेकिन मान लो मेरे पास क्या होती, एक बॉडी मेरे पास ए पहले से थी जिसका पॉजिटिव चार्ज था, कोई मेरे को दूसरी बॉडी बी दे करके जाता, दूसरी बॉडी बी दे करके जाता, और फिर अगर इसमें रिपल्शन होता, इसको ए को बी के पास लेके आता, इसमें रिपल्शन होता, तो मैं समझ जाता इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो फिर मेरे को रिपल्शन से पता चल जाता है कि चार्ज का नेचर कौन सा है, लेकिन अट्रैक्शन से मैं नेचर ऑफ चार्ज नहीं बता सकता, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार कि क्या सेम चार्जेस होते हुए भी कभी अट्रैक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हाँ हो सकता है, सेम चार्जेस होते हुए अट्रैक्शन हो सकता है। कैसे, मान लो एक बॉडी है ए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैंने 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। दूसरी बॉडी है बी, इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज था, 3 यूनिट था। फिर क्या हुआ, इन दोनों को पास लेके आते हैं तो इसमें इंडक्शन हो जाता है, और इंडक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर माइनस जनरेट हो जाता है और यहाँ पर प्लस जनरेट हो जाता है, और फिर ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर एक बॉडी पर चार्ज ज़्यादा है और दूसरी बॉडी पर चार्ज कम है तो दोनों सेम नेचर के होंगे, तो भी इनके अंदर क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, ओके। इसके बाद अपन अगली बात करते हैं, जो ना नॉन रिलेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नॉन रिलेटिव चार्ज पार्टिकल, उनके लिए स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन m जो होता है कांस्टेंट होता है। देखो हिंदी मीडियम वाले समझना, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश जिसको अपन स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, Q अपॉन m, किसी के आवेश में किसी के द्रव्यमान का भाग दे दो तो उसको विशिष्ट आवेश कहा जाता है। तो जो रिलेटिव पार्टिकल्स होते हैं, रिलेटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन जो नॉन रिलेटिव होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होता है। अभी नॉन रिलेटिव क्या होता है समझना, ऐसे कण जो बहुत छोटे और इनकी चाल प्रकाश की चाल के तुलनात्मक है, तो ये रिलेटिव पार्टिकल्स है। और ऐसे पार्टिकल चाहे छोटे बड़े, लेकिन इनकी चाल जो है वो प्रकाश के चाल के तुलनात्मक नहीं है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम है, तो नॉन रिलेटिव है। इनके बारे में पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, तो वहां पर आप देखना, आपको ये रिलेटिविटी का अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आप देखना कि जो विशिष्ट आवेश जो होता है ये क्या होता है, Q अपॉन m। तो किसी का मास अगर चेंज हो गया तो उसका विशिष्ट आवेश चेंज हो जाएगा, लेकिन किसी का मास चेंज नहीं होता तो उसका विशिष्ट आवेश भी चेंज नहीं होगा। तो जो नॉन रिलेटिव पार्टिकल्स होते हैं उनका मास चेंज नहीं होता है, इस वजह से उनका स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं होता है, लेकिन रिलेटिव पार्टिकल्स का मास चेंज हो जाता है, क्योंकि जब जैसे मूवमेंट करते हैं उनका मास इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी मास इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपन, अगला टॉपिक, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है कि मान लो आपको क्या करना होता है, बहुत सारे चार्जेस दिए होते हैं और बहुत सारे चार्जेस की वजह से अपन कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं, या जैसे मान लो मैंने P पॉइंट पर Q0 चार्ज रखा है, इसको अपन टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। ये परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज इसको कहा जाता है। इसके ऊपर सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो इस टोटल फोर्स को अपन निकालेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, ये प्रिंसिपल अपन तभी फॉलो कर सकते हैं कि सबसे, जैसे मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों
दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, कल को मैं यहाँ पर Q3 रख दूं तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ बल लगेगा Q1 और Q3 के बीच में, लेकिन Q3 रखने पर Q1 Q2 के बीच का बल बिल्कुल परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तभी अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे होता है, जो कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम का जो नियम होता है, ये टू बॉडी इंटरेक्शन होता है, इन दो वस्तुओं के बीच के होने वाली अंतरक्रिया है, तीसरी वस्तु की उपस्थिति अनुपस्थिति के उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज को समझना। ये Q1 था और ये Q2 था, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो इन दोनों के बीच में क्या था, फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। तो मैं इस Q1 को देखता हूँ, Q1 जो है Q1 जो है, मान लो चलो एक अच्छा एग्जाम, Q1 है और एक Q2 है, Q2 है माइनस का चार्ज है और ये Q1 है पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को मैंने पास पास रखा, तो आपको पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, तो ये इसकी तरफ ऐसे आकर्षित होगा, ये इसकी तरफ ऐसे आकर्षित होगा, तो Q1 Q2 के बीच में क्या है, प्लस माइनस अलग अलग है, मतलब इनके बीच में क्या है, प्यार बोले तो अट्रैक्शन, तो एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, F फोर्स से आना चाहेंगे। ओके, अब मान लो कल को मैं Q3 लेके आ जाता हूँ, तो इस Q1 की जिंदगी में अब Q3 चार्ज आ गया, ये कि माइनस का चार्ज था, Q3 भी क्या था, माइनस का, तो माइनस Q3 लेके आ गया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये Q1 तो पॉजिटिव चार्ज है और Q3 क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो Q3 क्या करेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इधर भागना चाहेगा, किस फोर्स से, मान लिया F डैश फोर्स से, तब Q3 की प्रेजेंस की वजह से जो F डैश फोर्स लगेगा उसके कारण F फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब कि Q1 की जिंदगी में अगर Q3 आ जाता है तो उसका Q2 के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होगा, यानी कूलॉम्स रूल जो है, कूलॉम का नियम जो है, कूलॉम्स लॉ जो है, ये टू बॉडी इंटरेक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण परिवर्तित नहीं होगा, और अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल तीसरे की वजह से, या दो कणों के बीच में लगने वाला बल तीसरे की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आवेश रखा Q1 आवेश, जिसको मैंने टेस्ट चार्ज बोल रहा, और इसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखे, जैसे Q1 चार्ज रखा जिसका स्थिति सदिश क्या है R1, Q2 चार्ज रखा जिसका स्थिति सदिश R2, Q3 चार्ज रखा जिसका स्थिति सदिश R3, और इसी तरह से मैंने Qn तक आवेश रख दिए, और इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये F1 F2 F3 इस तरह से सारे फोर्स लग रहे हैं, तो ऐसे मैंने बहुत सारे n चार्जेस रख दिए, तो n चार्जेस की वजह से Fn तक फोर्स लगेगा, अब नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना होगा, तो अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगे, तो F नेट कितना होगा, F नेट बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर तक। ओके, अपन को पता है कि जो F नेट होगा इसको अपन लिखना चाहेंगे, तो F1 वेक्टर क्या होगा, K Q नोड के ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, Q1 की वजह से, Q नोड Q1 अपॉन R1, और फिर क्या लिखेंगे R1 कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस Q नोड Q2 R2 और स्क्वायर लिखे R2 का स्क्वायर और R2 कैप, ये एकांक सदिश है, प्लस Q3 के लिए ऐसे होगा, और ऐसे करते करते n तक हो जाएगा, तो K Q नोड Qn और फिर क्या हो जाएगा Rn स्क्वायर Rn का कैप, इस तरह से। अब आप इसमें देखना F नेट वेक्टर बराबर K और Q नोड कॉमन है, तो इसको अपन कॉमन ले लेंगे, K और Q नोड कॉमन लिया तो क्या बचा, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप, फिर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप, प्लस Q3 का चलेगा ऐसे और लास्ट का Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। अब इन सारों को समेट के एक साथ अपन क्या लिख देंगे, F नेट बराबर हो जाएगा Q नोड, और इसको अपन क्या लिख देंगे, सिग्मा Qi अपॉन Ri बराबर 1 से n तक का, ये Ri का स्क्वायर और ये Ri कैप, इस तरह से अपन इसको पूरे को लिख देंगे। ये हमने क्या किया, इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जल्दी से जल्दी क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। आगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है कि अपन किसी आवेश को रखते हैं, तो किसी आवेश के आवेश को रखने के कारण उसके आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वो बल महसूस करता है, तो उस फील्ड को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर कोई दादा है, कोई गुंडा है, तो उसके आसपास के इलाके में जितने लोग होंगे वो उससे खौफजदा रहेंगे, उससे डरेंगे, तो अपन कहेंगे कि इस गुंडे का इलाका है, इस इलाके में दूसरा कोई जाएगा तो उसको एक फोर्स महसूस होगा। इसी तरह से मान लो कोई आवेश रखा हुआ है Q1 आवेश, कोई आवेश रखा हुआ है Q2 आवेश, इस तरह से। अब Q1 Q2 आवेश रखे हुए तो हम बोलेंगे सर ये सेम नेचर के, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, मतलब ये एक तरह का धक्का महसूस करेंगे। तो चाहे धक्का महसूस करे, ऐसा Q1 चार्ज रखा हुआ है और माइनस Q2 रखा हुआ है, तो एक दूसरे की तरफ खींच चले आएंगे, यानी एक ये अट्रैक्शन महसूस करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स महसूस कर रहे हैं। तो दो चार्ज जब पास पास रखे होते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स महसूस करते हैं, तो एक चार्ज को रखने पर उसके आसपास ऐसा फील्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से दूसरा चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स महसूस करता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई चार्ज रखा होता है, जैसे Q नोट चार्ज रख दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फील्ड जनरेट होता है। इस फील्ड के अंदर जो भी रखा होगा पास, वो एक फोर्स महसूस करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक कोई चार्ज रख दूंगा Q1,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q नोड का है। तो Q नोड के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई Q1 चार्ज रखूंगा तो ये धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन, तो इसको दूर भगाएगा। मान लो मैं यहाँ पर रख देता हूँ माइनस का Q2, तो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। तो क्या हो रहा है ओवरऑल कि किसी एक आवेश की वजह से वो ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके आसपास कि दूसरा आवेश उसमें जो होता है क्या महसूस करता है, धक्का खिंचाव महसूस करता है, फोर्स महसूस करता है। इसी को अपन इस पहले वाले Q नोड आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड या इसका विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये भैया जी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, इसको अपन ई वेक्टर से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन चर्चा करेंगे अब कल की क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट तक ध्यान रखना, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में ही जानकारी ली थी। अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके सारे फॉर्मूला वगैरह अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।